हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा छठी की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 7 पौधों को जानिए। पेड़ पौधे जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जिनके सहारे ही हमारा जीवन है, जिनसे हमें खाने पीने को मिलता है, सांस लेने के लिए वायु मिलती है, छाया मिलती है, उन्हीं पौधों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ विशाल का यानी कि बहुत बड़े हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हम विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। इन भागों में रंग भरिए। यह है पौधे के भाग, है ना। ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जड़ है, यहाँ से तना निकला है, पत्ते हैं, उसमें शाखाएं निकली हैं, पत्ते हैं, छोटा फूल खिला हुआ है और फिर ये फूल खिले हैं, कलियां वगैरह हैं, सब कुछ। कहते हैं कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, हमारे घर में, घर के आसपास, बाहर बगीचे में, गार्डन में, स्कूल में, हमने बहुत सारे पौधों को देखा है। अगर कोई पौधा बहुत छोटा है तो कोई पौधा बहुत बड़ा है। किसी में लाल फूल है तो किसी में नीला है। किसी के पत्ते जो हरे हरे हैं, किसी के हल्के हरे हैं, किसी के बहुत गहरे रंग के हैं और किसी के पत्ते हल्के लाल लाल से हैं। तो जो पौधे तो पौधे हैं, सारे पौधे पेड़ पौधे, लेकिन हर एक पौधे के अंदर कोई भी समानता नहीं। सभी पौधे एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। आइए हम प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। यह प्रकृति भ्रमण, ये प्रकृति है ना, यानी कि एक बगीचे का, बाग का जो चित्र दिया, यहाँ पे देखिए पौधे ही पौधे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के पौधे। एक भी पौधा दूसरे पौधे से मेल नहीं खाता, जबकि सारे ही पौधे हैं। किसी का पत्ता बहुत छोटा है तो किसी का बड़ा है, किसी के पत्ते बिल्कुल इतने छोटे छोटे तो किसी के बहुत बड़े बड़े हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप 1। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। कहते हैं कि पौधे हैं, बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत छोटे हैं, कुछ पौधे ऐसे जो आपके बराबर, और कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो इन सभी पौधों को हाथ से टच करके देखिए, छू के देखिए, आपको पता चलेगा कि जो पौधे के तने जो हैं सख्त हैं, कठोर हैं, मुलायम है, कैसे हैं। और हमें कैसे पता चला? जब उसके तने को हल्का सा थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करेंगे और वो मुड़ जाता है तो मुलायम है, नहीं मुड़ता है तो सख्त है। ये है पौधों के संसर्ग। ये पौधे का नाम है, उसी यहाँ पे जो उसकी ऊंचाई है, ये कॉलम तना है, उसके तने। फिर ये कॉलम 3 है, शाखाएं कहाँ से निकलती है। कॉलम 4 पौधे का संसर्ग, यानी कॉलम 1 में क्या लिखना है, हमें उसकी ऊंचाई लिखनी है। दूसरे में तना लिखना है, कैसा कोमल है, कठोर है, यहाँ से शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, और यहाँ पे पौधे का संसर्ग कैसा है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया टमाटर, तो टमाटर क्या है, छोटा है आपसे बड़ा है वो लिखना है। आम का पेड़ आपसे बड़ा है छोटा है। नींबू कितना है वो लिखना है कि आपसे लंबा है छोटा है। अब वो हरा है, उसको तना तो लिखना है। कोमल है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो यहाँ पे ना लिखेंगे। मोटा है तो लिखेंगे हाँ, कठोर है तो हाँ लिखेंगे, और अगर मोटा नहीं है या कठोर नहीं है तो आप यहाँ पर ना लिखेंगे। उसकी जो पत्तियाँ तने के आधार से निकल रही हैं जिसे, या फिर तने के ऊपर से निकल रही हैं, तो कैसा पौधा है, शाख है, वृक्ष है, झाड़ी है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कलापों को भर सकते हैं। इन अनुच्छेद के बाद अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। ये तो और भी पौधे देखिए अगर आपके आसपास है तो देखिए आपसे पौधे कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आपके बराबर को तना कैसा है, कोमल है, कठोर है, हरा है, वो सब कुछ आप इस सारणी के अंदर और भी लिख सकते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संसर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख, झाड़ी एवं वृक्ष 3 तरह के। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है।
हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। कैसे? जो हरे हैं और जिसका जो तना है बहुत ही मुलायम है, कोमल है, हरा है, उसे हम शाक कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, जैसे कि ये है ना। ये इसका तना जो कोमल और हरा होता है और ये छोटे छोटे होते हैं, ये होता है शाक। फिर है ये झाड़ी और ये है वृक्ष। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी कि तना जो कठोर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, फैला हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं, बहुत लंबा नहीं है। तना कठोर और टाइट सख्त भी, लेकिन बहुत मोटा नहीं, पतला ही तना है, उसे हम झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। यानी कि कुछ पौधे ऐसे जो बहुत लंबे होते हैं ना, और उसका जो तना बहुत ही मजबूत होता है और गहरे भूरे रंग का होता है। उसमें जो पत्तियां, जो शाखाएं थी, वो जमीन से थोड़ा सा हट के ऊपर जब तना ऊपर बढ़ जाता है तो ऊपर जाके इसमें जो बहुत सी पत्तियां निकलती हैं जिसे हम वृक्ष कहते हैं। जैसे आम का वृक्ष, आम का पेड़ आपने देखा हुआ है। उपर्युक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे, जिसका जो तना है बहुत ही कमजोर होता है, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता और खड़े नहीं होने के कारण वो जो जमीन पर फैल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि आसपास किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, जब रस्सी से किसी बांध देते हैं तो ऊपर चढ़ जाता है ना। इसे क्या कहते हैं? आरोही, यानी आगे बढ़ने वाला पौधा हम कहते हैं। यह है आरोही लता, जिसे कि हम मनी प्लांट भी कहते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। अब हम बात करते हैं तने की। आवश्यक सामग्री: एक गिलास, जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंद डाल दें। शाक के तने को आधार से काटकर गिलास में रखें, जैसा चित्र 7.5 में दिखाया गया। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। यहाँ पे क्या क्या पौधे को काट दिया, गिलास में पानी भरा था, उसमें लाल रंग मिलाया और उसको पौधे को काट के जो आधा सा उसका जो तना था वो गिलास के अंदर डाल के छोड़ दिया। 2 दिन के बाद उसको देखा। तना क्या कार्य करता है? क्या इस शाख के ऊपर भाग लाल नजर आते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? आप तने की मोटाई में काटकर चित्र 7.6 इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। तने में जल ऊपर चढ़ जाता है। तने के खुले सिरे का विवर्धित दृश्य। ये जो तना का काटा हुआ सिरा है ना, इसमें जो तना जो होता है वो जो लाल रंग का जो पानी था उसको जो ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है। हम जो पानी होता है पौधों की जड़ों में डालते हैं तो जड़ें क्या करती, पानी को ऑब्जर्व करते, तब तो पूरा पौधा हरा भरा था है। और वही पानी जो पत्तियों की सहायता, शहनियों जो टहनियाँ होती है उनकी सहायता से ऊपर की ओर जाता है। तो क्या हुआ, जब हमने पौधे को काट के इसको जो तना था, जब उसको काट के लाल रंग के पानी में डाल के छोड़ दिया तो उसी लाल रंग के पानी को उस पौधे ने ऑब्जर्व किया, उसको ग्रहण किया और उसी के कारण पत्तियों का जो रंग था थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पे देख रहे तने को काट के दिखा कि जो लाल रंग था उसमें डॉट डॉट से दिख रहे हैं, यानी कि जो लाल पानी था वो तने के अंदर भी चला जाता है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। पहेली ने सफेद फूलों वाले शाखों के साथ यह क्रियाकलाप किया। उसने सफेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा तथा उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया। उसने इस लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक के 2 भागों में काटा। एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे को गिलास सी में रखा। उसने गिलास बी में लाल स्याही तथा गिलास सी में नीली स्याही की कुछ बूंदें डाली। क्या क्या, एक पौधा जो फूल था उसको लिया और उसको जो काट के गिलास में लाल रंग की स्याही में डाल दिया और दूसरी तरफ एक पौधे की जो डंडी थी उसको पतले ध्यान से काट के उसको 2 रंगों में डाल दिया, एक लाल में और एक नीले में। ये पहेली के फूल। गिलास ए के फूल वाली शाखा तथा आप गिलास बी एवं सी में रखी
दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाइए। जब आपने क्रियाकलाप 2 में तने को मोटाई में काटा था, तब क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं? क्या इससे पहेली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो जाती है? आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। अब हम बात करते हैं पत्ती की, जो पौधों में पत्तियां होती हैं उसकी। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उसके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तन से जुड़ी है पर्णवृंत कहलाता है। ये पत्ती है और ये पत्ती का जो पटल है और ये पर्णवृंत, जिसके सहारे वो डंडी जो छोटा टुकड़ा होता है जिससे वो अपनी टहनी से अपनी तने से जुड़ी हुई उसे पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे रंग को फलक कहते हैं। क्या आपने यहाँ पर अपने होगा कि आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। एक पत्ती को सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखिए। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती रखी है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। क्या कि एक पत्ती लिया, पौधे की पत्ती तोड़ा, उसको पेपर के ऊपर रखा है ना, और उसके ऊपर दूसरा पेपर रख के उसको हल्के से हाथ से दबा के ताकि वो हिले ना, और पेन से उसके ऊपर हल्का हल्का घिसना शुरू किया, शेड करना शुरू किया, तो ये पत्ती का जो आकार था वो पूरा का पूरा छप जाएगा उस पेंसिल को घिसने से। तो हम उसमें देखेंगे कि पत्ती जो है उसमें जो पत्ती की जो लाइनें होती है पतली पतली से, वो हमें सारी की सारी संरचनाएं जो नजर आ रही हैं, तो उसमें जो पतली पतली रेखाएं जो नजर आती है संरचना, उसको क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। और एक हर एक पत्ती के बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है ना, उसको क्या कहते हैं? मध्य शिरा, क्योंकि बिल्कुल बीच में होती, मध्य में होती, सेंटर में होती है। और ये जो पूरा का पूरा डिजाइन बन जाता है पत्ती का, उसे हम क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं, जो पूरा पत्ती का डिजाइन बनता है। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। पत्तियों में शिरा विन्यास जालिका रूपी समांतर है ना, ये पत्तियां हैं। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समानांतर हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उसके शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। फिर क्रियाकलाप 4 है। आवश्यक सामग्री शाक पौधा, पॉलिथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ भाग। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति संचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलिथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। क्या करें? पौधे की पत्ती है ना, टहनी एक छोटी सी डंडी काट के इसमें पत्ते रखे थे, और उसके जो आगे के जो पत्ते उसको पन्नी के अंदर डाल के उसको अच्छे से टाइट से उसको बांध दिया। पत्तियां क्या कार्य करती हैं पता लगाने के लिए पत्तियों का काम क्या होता है। पॉलिथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलिथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठों को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलिथीन की थैली को हटाना मत भूलो। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। किसे? जब जो पत्ती को पॉलिथीन के अंदर बांध दिया तो उसके अंदर जो पानी को पानी जो पत्ते ने ऑब्जॉर्व किया, जो उसने ग्रहण किया, और उसी के कारण जो पानी की बूंदें बन गई, जो पानी पौधे ने ऑब्जॉर्व किया, पत्ते ने ऑब्जॉर्व किया, वही पानी की बूंदें जो है पॉलिथीन के अंदर नजर आए, उसे क्या कहते हैं? उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे।
हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य, आइए इसका अध्ययन करें। अब हम करते हैं यहाँ पे क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री क्या क्या जरूरी है? पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोइए। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। ये है पत्ती ना, पत्ती क्या कार्य करती है? पत्ती को इसमें लिया और बीकर में डालकर उसको गर्म किया। तब तक गर्म किया जब तो पत्ती का जो हरा रंग था वो धुल नहीं गया, तो उसमें गर्म करके पत्ता को जो हरा रंग निकल नहीं गया। जब पत्ती का हरा रंग निकल जाता है तो पत्ती को साफ से लेकर उसको धोना है, फिर आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी है। आप क्या देखते हैं? अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थ में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंतः भोजन के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। जो पत्तियां होती है, जो उनको पानी दिया जाता है, उस पानी को ऑब्जर्व करती है, फिर वही पत्तियां सूरज का प्रकाश पानी को मिला के जो वो लोग अपना भोजन बनाती हैं और फिर वही भोजन पूरे पौधे के पास जो है पत्तियों की टहनी शाखाओं के द्वारा बांट दिया जाता है। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण हम कहते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया है तथा यह पौधे के किसी और भाग से यहाँ से नहीं पहुंचा है? इसे जानने के लिए उपरोक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं। पौधायुक्त एक गमले को 1 अथवा 2 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखें। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दीजिए। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर उसमें मंड का परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या इस प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है, परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं? इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करती हैं। हम पानी डालते हैं, पौधों की जड़ों में डालते हैं और जो जड़ है उस पानी को फिर ऊपर पहुंचाती हैं। उसे तनों में, शाखाओं में, पत्तियों में पानी धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और ये कौन करता है? सारा जड़ों का काम होता है पानी को पौधों तक पूरा पहुंचाना। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखें। पहली और बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? क्यों? जो पौधे होते हैं पानी हम कहाँ डालते हैं? पौधों की जड़ों में डालते हैं, ना कि पौधे के बाहरी भाग को। बाहरी भाग पे तो तुम डालते हो किसी पत्तों को धोने के लिए दो है ना, कभी के पत्तों से साफ करते हैं तो हम पौधों के बाहरी भाग पर डाल, लेकिन जो पौधों को पानी दिया जाता है वो पौधों की जड़ों में, यानी कि यहाँ ये सही तरीका दिखाया गया है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़े। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल
ये दो गमले लिए, एक में क्या कर जो पौधा तो जड़े जो है जड़ के साथ लगा दिया, और दूसरे में क्या कर जो जड़ थी उसको काट कर हटा दिया, फिर बिना जड़ के जड़ को काटने के बाद जो बच जाता है उसी को मिट्टी में डाल के लगा दिया है। यह जड़ सहित खरपतवार और जड़ रहित, इसमें जड़ नहीं है, इसमें जड़ है। एक सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। अब जो हमने पौधे दो लिए, एक में जड़ को काट दिया, एक में जड़ थी, और दोनों को गमलों में रोज जो है प्रॉपर नियम से पानी दिया गया, तो क्या दोनों पौधे बिल्कुल सही रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस पौधे में जड़ थी ही नहीं, तो उस पौधे को जो पानी है वो कैसे मिलेगा? पौधा जो 2-4 दिन के धीरे धीरे अपने आप सूख कर समाप्त हो जाएगा। और जिसमें जड़ थी वो पौधा जो जड़ से पानी उसको मिलता रहेगा और पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा। तो जड़ें जो है बहुत जरूरी है। अब इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप करते हैं, पता चलेगा कि जड़ का कार्य कितना महत्वपूर्ण है। आवश्यक सामग्री: मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियां लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 2-3 बीज, दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखें जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या कहते हैं? रुई पर नवोदित। हमने जो रुई ली सो गीला किया, उसमें चने डाल के छोड़ दिया, उसको प्रॉपर हमेशा गीला करते ताकि जो उसमें जो चने हैं उसमें अंकुर निकल जाए, और अंकुर निकल तक उनको बिल्कुल सूखने नहीं दिया। क्या नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है, क्योंकि जो जड़ है पौधों की जड़ों को मिट्टी जो अच्छे से कसकर पकड़ती है, जड़ों के अंदर मिट्टी जो बिल्कुल दबी रहती है, जकड़े हुए रहती है। और हम जब किसी पौधे को खींचते हैं जोर से, तो क्या होता है, जो पौधा है वो उसमें से नहीं निकलता। हमें क्या करना पड़ता है? किसी खुरपी की सहायता से मिट्टी को खोद कर हम पौधे को निकालते हैं। तो जो मिट्टी है वो जड़ के साथ बिल्कुल मजबूती से जकड़े रहती है, और इसे हम क्या कहते हैं? पौधे का स्थिरक, यानी कि बिल्कुल जहाँ पौधा जो स्थिर हो जाता है, जम जाता है, उसे कहते हैं स्थिरक। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता करें। क्रियाकलाप 16A और 16B को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए, क्या यह 7.16A के समान दिखती हैं अथवा चित्र 7.16B की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों के आकृतियों के चित्र के साथ मिलाकर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्के की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। जो पौधों की जड़ें होती हैं, जड़ें एक जैसी होती है, हर पौधे की अलग अलग होती है, ये हमें अब पता लगाना है। ये मक्के की जड़ है, ए वाला, तो यहाँ पर आप मक्के की जड़ लिखेंगे, और ये बी वाला जो चना है तो यहाँ पे आप चना लिखेंगे। खुले मैदान में जाइए, वहां जहां से खरपतवार उग रहे हो, कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उसका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.17A की तरह है अथवा 7.17B की तरह है? जिन पौधों की जड़ें 7.17A की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17B के समान, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। देखिए ये है पौधों की जड़ है ना, ये एक सी जड़ है, और ये जड़ जो बिल्कुल फैली हुई है। तो जो बिल्कुल एक सीधी जड़ आ रही है कहते हैं उसे मूसला जड़ कहते हैं, यानी कि पार्श्व जड़ कहते हैं। और ये जो जड़ जो फैली हुई आपको दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ या फिर झकड़ा जड़, जो कि बिल्कुल फैली हुई होती है, काफी फैली हुई, जो रेशेदार जड़ इसको कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में बांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिरा विन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का है? क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्तियों के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप में भर सकते हैं? यह जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में शिरा विन्यास के प्रकार।
ये पौधे का नाम लिखेंगे, उसका सिरवनेस कैसा वो लिखना, फिर जड़ कैसी आपको वो लिखना है। इस तालिका को बड़ा भी कर सकते हैं, है ना। जितने पौधे आपको मिलते हैं आप उनकी जड़ों को देखिए कैसी उनकी जड़ें। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज की को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टैपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। जो पानी हमने पौधों की जड़ों में डाला, जड़ ने उस पानी को ऑब्जर्व किया, फिर तना जो है ऑब्जर्व पानी को जो जड़ों ने ऑब्जर्व किया है उसको तने के माध्यम से, बाकी जो खनिज वगैरह जो मिट्टी से ऑब्जर्व करते हैं वो तने के माध्यम से अपनी पत्तियों की सहायता सारा पूरे पौधे में फैलता है। और फिर पत्तियां जो सूरज के प्रकाश से, उस पानी से, खनिज से भोजन बनाती है और फिर यही जो है भोजन पूरे पौधे के में जो है चला जाता है पत्तियों की सहायता से। एक तना दो तरफा मार्ग की तरह, जो तना है ना, दो तरफा मार्ग, इधर भी फैला उसकी शाखा और इधर भी उसकी फैली हुई है। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं, कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पढ़ते हैं पुष्प यानी कि फूल। गुलाब के पौधे के 3 आरेख 7.19 ABC में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं, क्यों? चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया है? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अभी जो गुलाब के यहाँ पे 3 तरह से दिया, एक गुलाब है जिसे पत्ती विहीन शाखा है, इसमें टहनी में जो कोई पत्ती नहीं है, फिर पत्ती सही शाखा, इसमें सिर्फ पत्तियां और यह पत्ती एवं पुष्प सहित शाखा, पत्तियां भी और ये फूल भी हैं। अमरूद के पुष्प भी देखे हैं, क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। आप यहाँ क्रियाकलाप 10 जहाँ पे पौधों के फूलों के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे आवश्यक सामग्री क्या है? एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। चित्र 7.20 को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यहाँ पे क्या कहा कि चित्र 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए, इसको ध्यान से देखना है। ये पुष्प कलिका एवं पुष्प, ये फूल की कली है जो बाद में खिलकर फूल बन जाती है। ये इसका बाह्य दल है, बाहर का आवरण, और ये जो गुलाबी रंग आपको कलियां, बंद कली दिख रही है, इसकी पंखुड़ियां हैं जो बाद में ऐसे खिल जाती हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह है पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में है पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? कलिका का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक कली ली, उसके बाहर जो ग्रीन रंग का आपको नजर आता है, ये क्या है? इसका बाह्य दल है। इसमें कितने बाह्य दल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्य दल एवं पंखुड़ियां किन रंगों की हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? ठीक है, पुष्पों का परीक्षण है। यहाँ पे फूल का नाम है, पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या, किसको जो रंग है कैसा है, उसमें जो पत्तियों की संख्या कितनी है, बाह्य दल की संख्या एवं रंग, बाह्य दल कितने, उसका रंग कैसा है, पंखुड़ियां जो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं या अलग अलग है, पृथक है, वो लिखना है। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए, वो लिखना है। स्त्रीकेसर उपस्थित अनुपुष्प में, उसमें स्त्रीकेसर है या नहीं है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए इस परिच्छेद को पूरा पढ़ लें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ना धतूरे का पौधा, ये घंटाकार घंटी जैसे होता है, जैसे घंटी होती लंबी सी, ऐसे ये है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। ठीक है, पुष्प का भाग है। ये पुष्प जो फूल होता है उसके अंदर कैसा होता है, वो ऐसा होता है। आपने फूल देखा, जैसे कि हिबिस्कस का फूल देखा, गुड़हल का, ना, उसमें आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आएंगे। ये क्या होता है? ये स्त्री केसर है, ये इसके पुंकेसर है। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए। अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए।
चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। ये पुंकेसर के भाग हैं। जो ऊपर आपको दिखता है ये होता है परागकोश, और ये कितना, ये जो है इसका जो हरी सी डंडी से आपको दिख रही है होता है इसके तंतु। स्त्री केसर के भाग है ना, ये इसका अंडाशय है, ये प्रतिकाग्र और ये वर्तिका है। ये हर एक पौधे फूलों के अंदर होता है। जब आप किसी लंबे से फूल को काट के देखते हैं ध्यान से तो ये आपको नजर आता है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को पहचानिए। अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आइए एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ेगा। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र साधन 25A-B को ध्यान से देखिए। ये ना ध्यान से ब्लेड से काटा गया ताकि सिर्फ ये देखने के लिए इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, अंदर जो कैसी उसकी बनावट होती है। ठीक है, अंडाशय कर्तन अनुदैर्घ्य काट और अनुप्रस्थ काट है ना। तो ध्यान, एक बार इसको लंबाई में काट के देखा और फिर इसको एक बार बीच में से ऐसे यहाँ से काट दिया ताकि पता चले कि अंदर से इसका जो बनावट है वो कैसी है ना। जिसको बीच में से काटते हैं तो अंदर से ऐसा होता है, जब बिल्कुल इस तरह सेंटर से काट दिया जाता है तो ये ऐसा नजर आता है कि ये वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल यही हिस्सा है, हमें बीच में से काटा है और एक को ऐसे काटा गया। ये क्या है, बीजांड होता है। अलग अलग पुष्पों से 2 अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय के काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंदें रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या बगीचे में जाके आप 2-4 फूलों को लेकर उनको चेक करके देख सकते हैं, काट के उनको देख सकते हैं कि सभी पौधे जो हैं जिनकी कलियां वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं या फिर वो नहीं होते हैं। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। इन पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण तथा एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। इन पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमने इसे अध्ययन किया कि पौधे की जड़, उसकी पत्तियां, उसकी टहनियाँ, उसके तने के बारे में कि जड़ें जो है कैसे पानी को पूरे पौधे को पहुंचाती, कैसे पत्तियां उसको ऑब्जर्व करते हैं, सूर्य के प्रकाश से खाना बनाते हैं, पूरा पौधा जो हरा भरा हो जाता है। उसकी जड़ों के बारे में पढ़ा कि मूसला जड़ है या फिर झकड़ा जड़ है। तो इस अध्याय में हमने जो भी कुछ पढ़ा बहुत ही ऐसी बातें जो हमारे जीवन में जानना बहुत ही जरूरी है। आप कुछ प्रमुख शब्द देखते हैं: आरोही, संवहन, विसर्पी लता, रेशेदार जड़, शाख, पार्श्व जड़, मध्य शिरा, शिराविन्यास, बीजांड, समानांतर शिराविन्यास, पंखुड़ियां, पर्णवृत्त, प्रकाश संश्लेषण, स्त्रीकेसर, जलिका रूपी शिराविन्यास, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसलाजड़, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष, सिरा। अब इस अध्याय में हमने जो खास बातें जो जाने जिनको हमें एक बार फिर से हमारे दोहराना जरूरी है। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। पौधे जो 3 तरह के होते हैं, एक होता है शाख है ना, जो छोटे होते हैं, एक झाड़ी होती है और एक होता है वृक्ष। 3 तरीके से पौधे होते हैं। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। तने पे क्या होता है, पत्तियां होती है, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं। सामान्यतः पत्तियों में पर्णवृत्त एवं फलक होते हैं। लगभग पत्तियों में जो पर्णवृत्त किनारा और फलक उसके अंदर होते हैं।
पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है, जलिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि पौधे से जुड़ी जितनी महत्वपूर्ण बातों को हमने आज की क्लास में पढ़ा, आप सभी को अच्छे समझ में आ गई होगी और पढ़ने में बहुत मजा भी आया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान।